ये झलक है इंडोनेशिया के उज्जवल भविष्य की। नुसंतारा अरबों डॉलर निवेश कर तैयार होती देश की नई राजधानी, जिसे जंगल में बनाया जा रहा है। वहीं भारत अपना प्रोजेक्ट चला रहा है जापान की मदद से। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रपति जोको विडोडो के दौर में इंडोनेशिया ने बड़ी आर्थिक छलांग लगाई है। फिलहाल इंडोनेशिया तेज तरक्की करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन क्या आने वाला दौर भी इंडोनेशिया का है? जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अनुमान है कि कुछ ही दशकों में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। विडोडो की सरकार ने शुरुआत से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे जैसे ढांचों पर सरकारी खर्च साल 2014 में उनके सत्ता में आने के बाद से 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन उनकी व्यापार नीति एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये ट्रेन चीन या जापान की नहीं, इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया ने भी बुलेट ट्रेन का सपना भारत के साथ ही देखा था 2015 में। जहां इंडोनेशिया की वूश पिछले साल सितंबर से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, वहीं भारत को उम्मीद है कि वो अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन अभी 2028-29 तक दौड़ा पाएगा। इंडोनेशिया ने ये कारनामा किया चीन की मदद से। वहीं भारत अपना प्रोजेक्ट चला रहा है जापान की मदद से। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रपति जोको विडोडो के दौर में इंडोनेशिया ने बड़ी आर्थिक छलांग लगाई है। फिलहाल इंडोनेशिया तेज तरक्की करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन क्या आने वाला दौर भी इंडोनेशिया का है? जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अनुमान है कि कुछ ही दशकों में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पिछले 10 सालों तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे जोको विडोडो ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला किया और उन्हें इसमें बहुत कामयाबी भी मिली। लेकिन इंडोनेशिया और इसके 28 करोड़ नागरिकों के सामने अब भी एक बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी है। ये चुनौती पिछले दशकों में कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सिरदर्द बनी है। ये चुनौती है कि क्या वो विकासशील देश का दर्जा छोड़ विकसित देश बन पाएगा। ये झलक है इंडोनेशिया के उज्जवल भविष्य की। नुसंतारा अरबों डॉलर निवेश कर तैयार होती देश की नई राजधानी, जिसे जंगल में बनाया जा रहा है। आलोचक इसे फिजूल खर्ची बताते हैं, लेकिन समर्थक दावा करते हैं कि इसमें देश के नए आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत की झलक दिखती है। इंडोनेशिया शायद सबसे अहम देशों में एक, लेकिन सबसे कम समझा गया देश है। पिछले 1 दशक में इंडोनेशिया में हुई तरक्की का श्रेय काफी हद तक राष्ट्रपति जोको विडोडो को जाता है। 2014 से नेतृत्व कर रहे विडोडो का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। लोगों को लगता है कि विडोडो साधारण परिवार से हैं और मेहनत के बलबूते ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी नीति बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की है। वो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले अच्छी नहीं थी और उन तक पहुंच भी मुश्किल थी। लोग मानते हैं कि विडोडो ने उनके लिए कुछ किया है। विडोडो की सरकार ने शुरुआत से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे जैसे ढांचों पर सरकारी खर्च साल 2014 में उनके सत्ता में आने के बाद से 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन उनकी व्यापार नीति एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही है, निकेल, जो स्टेनलेस स्टील और बैटरियां बनाने के लिए बहुत अहम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस देश के अहम होते जाने की वजह निकेल का उभरता बाजार है। बैटरियों, खासकर लिथियम आयन बैटरियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों और दशकों में इनका बाजार काफी बड़ा होने वाला है। इंडोनेशिया के पास निकेल रिजर्व विडोडो के सत्ता में आने से पहले भी था, पर उनके कार्यकाल में इंडोनेशिया दुनिया में निकेल उत्पादन में सबसे ऊपर पहुंचा। 2018 से ये सबसे ज्यादा निकेल उत्पादन करने वाला देश है और इसने अपना दबदबा साल दर साल और बढ़ाया है। अब वे उत्पादन में बहुत आगे हैं और आने वाले वर्षों में भी आपूर्ति में होने वाली लगभग सारी बढ़ोतरी इंडोनेशिया से ही आएगी। इसीलिए इंडोनेशिया निकेल मार्केट और ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बदलावों के लिए बेहद अहम है। साल 2009 में जब हम सत्ता में थे, तभी एक कानून पास हो गया था, कोयला और खदान कानून, जो हमारे खनिज अयस्कों के निर्यात में वैल्यू एडिशन बढ़ाने की अहमियत पर बात करता था।
और उसमें साल 2014 तक खनिज अयस्कों के निर्यात को रोकना शुरू करने की समय सीमा दी गई थी, यानी 2009 से 2014 के बीच। तो ये सभी खनन कंपनियों को पहले ही दे दी गई एक चेतावनी थी कि उन्हें भट्ठियों और अन्य ऐसी तकनीकों में निवेश के बारे में सोचना होगा। इंडोनेशिया का लक्ष्य होगा कि वो सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले काम में अच्छा करे, यानी डाउनस्ट्रीम में। आमतौर पर अपस्ट्रीम का मतलब है खनन और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग। मिड स्ट्रीम शुरू होती है ऐसी टेक्निकल चीजें बनाने से जो बैटरी के पुर्जों में इस्तेमाल हो सकें, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है बैटरियां और इलेक्ट्रिक वाहन खुद बनाना। इसका मतलब इंडोनेशिया खुद बैटरियों और ईवी का उत्पादन करे और इसके लिए निवेश को आकर्षित करे। जैसे इस साल LG एनर्जी सॉल्यूशंस और हुंडई इंडोनेशिया में बैटरी उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, और हुंडई तो इंडोनेशिया में इस साल से EV का उत्पादन भी शुरू करने की तैयारी में है। ऐसे में हम डाउनस्ट्रीम में और ज्यादा तेजी आते देख रहे हैं। साल 2022 और 2023 में इंडोनेशिया को फायदा पहुंचाने वाला कमोडिटी बूम ठंडा पड़ रहा है। ये झोंका धीमा हो रहा है। इंडोनेशिया में जब चीजों के दाम ऊंचे होते हैं तब ये कई चीजों का रुख मोड़ देता है। सरकारी खर्च बढ़ता है, निवेश पर खर्च बढ़ता है, और जैसे ही ये महंगाई सुस्त पड़ती है, संभावना होती है कि हम अर्थव्यवस्था पर भी इसका कुछ असर देखें। इंडोनेशिया के निर्यात में बहुत कम विविधता है, यानी कुछ उत्पादों के दाम गिरे तो इसे बड़ा झटका लगेगा। उत्पादों के अलावा निर्यात कमजोर रहा है। अभी कमजोर बने रहने की संभावना भी है, क्योंकि इंडोनेशिया का निर्यात मुख्यतः उत्पाद बाहर भेजने से जुड़ा है। इसका करीब 60% निर्यात या तो किसी उत्पाद का कच्चा माल है या खुद ही कोई उत्पाद है। इंडोनेशिया भारत की ही तरह गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन करता रहा है, इसलिए आज की वैश्विक राजनीति में उसके लिए दो देश बहुत अहम हो जाते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका। साल 2014 में अमेरिका इंडोनेशिया में चीन से थोड़ा ज्यादा निवेश कर रहा था, लेकिन पिछले वर्षों में चीन की ओर से आने वाले निवेश ने अमेरिकी निवेश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल इंडोनेशिया में चीन की ओर से आया विदेशी निवेश अमेरिका की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा था। हालांकि ज्यादातर निवेश निकेल की प्रोसेसिंग में किया गया था। इंडोनेशिया चीन और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में संतुलन कैसे बनाता है, जब ये दोनों बड़ी शक्तियां एक दूसरे को दुश्मन मान रही हैं? ऐसे में इस स्थिति से निपटना नए राष्ट्रपति के लिए बड़ी चुनौती होगी। सहयोगियों के साथ इंडोनेशिया के रिश्तों को देखें तो वो काफी उलझे हुए हैं। मसलन आप चीन को लें तो इंडोनेशिया और चीन के बीच व्यापक आर्थिक रिश्ते हैं, चाहे बात निवेश की हो या सामान और सेवाओं के कारोबार की, फिर भी रिश्ते काफी जटिल हैं। मुझे लगता है दुनिया में स्थिरता के लिए हमें इंडोनेशिया जैसे देशों की जरूरत है जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ संवाद, निवेश और व्यापार कर सकें, क्योंकि ये बात इस समय दुनिया में एक स्तर की स्थिरता और एक दूसरे पर निर्भरता लाती है। मुझे लगता है कि इसके बिना संबंधों में तेज और बहुत नुकसान करने वाली दरारों का खतरा रहेगा। मुझे लगता है इंडोनेशिया उसके भविष्य और वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका को लेकर लोगों की बहुत सी आकांक्षाएं हैं। यदि आप इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया यानी इस इलाके, इस देश की अर्थव्यवस्था और इसकी आबादी के संदर्भ में देखें, आसियान में वह लंबे समय से अप्रत्यक्ष तरीके से नेतृत्व की भूमिका में रहा है। इंडोनेशिया अगले कुछ वर्षों के अंदर ही दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इंडोनेशिया को नया राष्ट्रपति मिला है। ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी ऊंची आकांक्षाओं को वो सच्चाई में बदल पाएंगे। यानी इंडोनेशिया के पास कई मामलों में अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़त है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।